भारतीय समाज। मैंने पहले भी बोला कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा, ठीक है, जो ऑनलाइन में पढ़ा और अब जो पढ़ा है ना, उनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, ठीक है। एक तो वो सारी ऑनलाइन क्लास थी तो बहुत डिस्कशन का हमें समय नहीं मिलता था, और ये जो पेपर है ये ऐसा है जिसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, मतलब एक तरीके से वो तो ठीक है कि एक कंपल्शन है या एक मजबूरी है कि चलिए ठीक है कि भाई हम कुछ रिटर्न वर्क कराए, अदरवाइज ये पेपर तो ऐसा है कि इसके ऊपर प्योरली सिर्फ और सिर्फ चर्चा परिचर्चा या डिस्कशन ही होना चाहिए। पेपर तो ये ऐसा है, मतलब आपको नोट्स मिल जाए और हमारा एक ही काम होना चाहिए डेली क्लास के अंदर कि हम आए और जमकर डिस्कस करें चीजों के ऊपर, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस होंगे यूपीएससी के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे चर्चा पर आधारित प्रश्न होंगे, डिस्कशन बेस्ड होंगे। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं, हालांकि पूरे यूपीएससी के सिलेबस में कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है कि कहीं पर भी आपको चीजें डायरेक्ट वे में मिल जाएं, है ना, कि आपने किसी बुक को पढ़ा, आपने नोट्स को पढ़ा स्पेसिफिकली मेंस, और आपको पता है कि ये पेपर जो कवर होता है वो मेंस में ही होता है, प्रीलिम्स में इसका कोई पार्ट नहीं है। एकदम अच्छे से आप समझ लीजिए कि मुख्य रूप से ये किसमें शामिल होता है, हाँ, मेंस में या मुख्य परीक्षा में। इस बात को भी आप बहुत अच्छे से समझे। तो मेंस में कवर होता है, और ये पार्ट किसका है, ये पार्ट है GS1 का, GS फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है ना, अलॉन्ग विद ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, है ना। तो भौतिक भूगोल और इतिहास के साथ एक प्रश्न पत्र है जिसका नाम है भारतीय समाज। क्वेश्चंस का बंटवारा बराबर बराबर है लगभग सब में, थोड़ा हो सकता है कि हिस्ट्री में एक आध दो क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, कहीं ज्योग्राफी में ज्यादा आ जाए, और कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ईयर सोसाइटी से भी ज्यादा प्रश्न आ जाए, क्योंकि ये कहीं भी तय नहीं है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। ये तय है कि प्रश्न कितने होंगे, पर ये तय नहीं है कि किस पार्ट से, किस पोर्शन से। सामान्य अध्ययन में बड़ी बेसिक सी बात है जो आप लोग को पता होगी कि किस पार्ट से कितने क्वेश्चन होंगे, क्या इसका कुछ निर्धारण है बच्चों? नहीं है ना बेटा, पक्का ना, एकदम माइंड को क्लियर आपको करना है। तो कहीं कोई निर्धारण नहीं है, हो सकता है किसी ईयर सोसाइटी से 6 प्रश्न आ जाए और ज्योग्राफी से 10 आ जाए। किसी ईयर ये भी हो सकता है आपका लक है कि अच्छा आ जाओ बेटा कि हाँ इजी टॉपिक है बढ़िया है, आप चीजों को कन्वे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और हो सकता है कि किसी ईयर यहाँ से 10 या 12 क्वेश्चन भी आ जाए। और लगातार ऐसा होता आया है, किसी ईयर 8 क्वेश्चन आए हैं, किसी ईयर 7 क्वेश्चन आए हैं, किसी ईयर 6 क्वेश्चन आए हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो अलगाव है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है इस पेपर की, जो मुझे पर्सनल लगती है, जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि मैं इसकी फैकल्टी हूँ, मैं आज आपको पढ़ाने के लिए आ गई हूँ तो मैं बैठकर इसकी तारीफ करूँ यहाँ पर, नहीं। बट मुझे इस पेपर की, मैं तो इकोनॉमी भी पढ़ाती हूँ, पर मुझे मतलब सबसे अच्छा ये लगता है अपने इस पेपर में कि हर टॉपिक से आपका एक प्रश्न निश्चित है। ये तय है कि लगभग आपको पता है कि अगर हमने 2 दिन एक टॉपिक के ऊपर मेहनत की है तो आपको ये श्योरिटी कि अच्छा ठीक है 10 नंबर का हमारा प्रश्न यहाँ पर फिक्स हो गया। ये कितनी अच्छी बात है। लेकिन जैसे और सब्जेक्ट कितने वास्ट है ना, हम कितना कुछ पढ़ते हैं उसमें, कितना कुछ, हिस्ट्री खत्म ही होने का नाम नहीं लेता है, कहाँ पढ़े कहाँ छोड़े नहीं लगता है, कहाँ से उठाए कहाँ छोड़े, अच्छा इसको भी पढ़े इसको भी छोड़े, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है कि किस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। हमने राष्ट्रपति घोट के घोल के पी लिया, पता चला प्रेसिडेंट का एक भी क्वेश्चन नहीं। पक्की बात है ना, ये एकदम फिक्स है ना। पता चला हमने पब्लिक फाइनेंस को, बजट को, बाप रे बाप परेशान होकर बच्चे करंट का बजट है ये वह, पता चला एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इतना लंबा चौड़ा बजट पढ़ लिया, पब्लिक फाइनेंस टॉपिक पढ़ लिया, एक भी क्वेश्चन नहीं, ना प्रीलिम्स में ना मेंस में, कितना दुख लगता है। तो इसकी सबसे अच्छी चीज है कि आपको श्योरिटी है कि अगर 9 से 10 टॉपिक है तो लगभग 7-8 क्वेश्चन वहां से आना ही आना है, और यही इसकी खूबसूरती है, और इसी का फायदा आपको उठाना है, आप बच्चों को उठाना है इस टॉपिक का फायदा। क्योंकि देखिए आप तो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, दूसरी चीज कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपको हर टॉपिक में इतने पासिंग मार्क्स चाहिए, ऐसा है क्या, ये भी नहीं है। आपको तो लेना है 250 में से मार्क्स, ठीक है, और 250 में से आपको पता है 150, 160, 70 टॉपर के मार्क्स होते हैं। उतने भी नहीं, उतने भी नहीं, हर हर पेपर में उतने भी नहीं। तो अगर आप 130, 40 के अराउंड आसपास मार्क्स लेकर आ रहे हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, वेल डन। और अगर मान लीजिए आपको 150 के भी मार्क्स चाहिए, और अगर GS1 में आपको 7 से 8 क्वेश्चन, सारे 70-80 नंबर का ये पेपर आ रहा है, तो आप देखिए कि आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी की जो मेहनत है वो सीधा सीधा कैलकुलेशन कीजिए कितनी कम हो जाती है।
है ना बेटा। सबसे पहले ऐसा नहीं कि मैं एकदम नई बात बता रही हूँ आकर आज, हाँ सब पता है, आई नो आप वो स्टूडेंट्स हैं जो जांग सर के स्टूडेंट्स हैं, और सर तो मतलब कैसे पढ़ाते हैं वो वही बात है, सूरज को दिया दिखा रहे हैं हम, वो बात वाली है। लेकिन फिर भी वही लगता है ना कि हर टीचर की अपने एक एथिक्स होते हैं, है ना, एक दायित्व है हमारा भी कि अगर हम अपनी क्लास में आए हैं तो कम से कम अपने स्टूडेंट्स को वो बातें बताएं, भले वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारी भी ड्यूटी है ना। ऐसा नहीं हम आए और सीधा लेक्चर शुरू कर दें, तो वो चीज ठीक नहीं लगती। कम से कम बच्चों को उस पेपर के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसकी कमियों के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में सारी चीजें एक बार स्टूडेंट्स को बताया, क्वेश्चन कैसे कवर होंगे, क्या पढ़ना है, तो स्टूडेंट्स को लगता है ठीक है भाई टीचर ने आकर हमसे कम से कम कुछ एक आध घंटा बात की, लेकिन हमें मार्गदर्शन तो दिया। एंड देखिए सच्चाई ये कि आप यहाँ से मार्गदर्शन के लिए ही बैठे हैं। देखिए जो एकदम कड़वी सच्चाई है इस फील्ड की, ये आईआईटी का एग्जाम नहीं है, ये नीट नहीं है जहां पर टीचर को पढ़ाना है। एक्चुअली हमें सिर्फ आपको गाइडेंस देना और आपको एक रूटीन देनी है, एक रूटीन कि आप 8:30 बजे आए और पढ़े, फिर उसके बाद पढ़े, और एक गाइडेंस कि आपको ऐसे करना है। बाकी ये तो एग्जामिनेशन ऐसा है कि जो भी इस एग्जामिनेशन को क्रॉस करता है, क्रैक करता है, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर करता है, उसमें किसी का रोल नहीं है। सच्चाई है ये बिल्कुल, ना किसी टीचर का ना किसी एकेडमी का, सिर्फ और सिर्फ शुद्ध खालिस ये आपकी मेहनत है, क्योंकि पेपर ही ऐसा है, इसे कोई पढ़ा ही नहीं सकता, बस इसका गाइडेंस दिया जा सकता है। करना आपको है बेटा, मैं कितना पढ़ा लूं, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, आप डेली न्यूज़पेपर रीडर नहीं हो, अरे मैं क्या, मेरे जैसे 100 आ जाए यहाँ, एक बच्चे को पढ़ाकर उसका एग्जाम नहीं निकलवा सकते, सालों निकल जाएंगे, प्रीलिम्स से निकलेगा। तो फाइनली करना आप ही को है। लेकिन मैं तो पहली क्लास में बोल रही हूँ, कड़वी सच्चाई बोल रही हूँ, एकदम बिटर ट्रुथ है। आपको अच्छा लगे, मेरे पीठ पीछे नहीं तो जाकर नाश्ता कीजिएगा, बोलेगा बताओ पहली क्लास में आकर ये बोल रही है, तो फिर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? पढ़ रहे हैं गाइडेंस के लिए, पढ़ रहे हैं बच्चों रूटीन के लिए, पढ़ रहे हैं डिस्कशन के लिए, और थोड़ी बहुत जो आपके माइंड में डाउट है, अदरवाइज यू ऑल आर वेरी इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, पर अगर थोड़े बहुत डाउट है, बस वो मैंने बोला ना, एक रूटीन एक सिलेबस है, करना आप ही को है बच्चों। ये कड़वी सच्चाई अच्छी तरह सुन लो, और जो स्टूडेंट इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेगा ना, जितनी जल्दी, 1 मिनट के अंदर कोई कि हाँ बिल्कुल मुझे करना है, आई हैव टू डू इट, आप देखना उसका एग्जाम निकल जाएगा। आज ही की क्लास में इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर लो, स्मिता पाल इज नो वन हियर कि जो आपको सोसाइटी टीच करे। उसका कारण भी है, हम सब के अपने परसेप्शन डेवलप हो चुके हैं, बात समझना, हम सबके परसेप्शन डेवलप हो चुके हैं। अगर मुझे लगता है कि विमेन कमजोर है, मतलब कमजोर है भाई, मेरा परसेप्शन है। अब आप सब यहाँ 22, 23, 24 साल के स्टूडेंट है, कितने कितने साल के, यही है लगभग 21 से ऊपर है, बहुत कम होंगे जो 18, 19, 20 के होंगे। अब 21 से ऊपर स्टूडेंट है, मैं उसे क्या समझाऊंगी, क्या समझाऊंगी बताओ, क्या सिखाऊं उसे? मैं सिर्फ अपना परसेप्शन देने की कोशिश करूंगी कि बेटा रिजिड पेट्रियार्की नहीं होनी चाहिए, बट बिलीव मी इसी क्लास में मे भी कोई स्टूडेंट हो जिसके माइंड में हो नहीं, विमेन किसी काम की नहीं होती, पैर की जूती ही होती है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूं ना, तो फिर क्या किया जाएगा, मैं उसका परसेप्शन बदल दूंगी? भाई मेरी लाइफ में ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं न्यू कवर हूं या पहला बैच नहीं आई हूं आपके सामने, आप भी जानते हो मेरा एक्सपीरियंस, ओजांग सर से पूछ लीजिएगा। 15 साल हो गए मुझे दिल्ली में इसी करोल बाग मुखर्जी नगर में चक्कर काटते काटते, सड़कें और गली और दीवारों ने मुझे पहचान लिया होगा, ये स्मिता पाल है, ये आ गई पढ़ाने के लिए। सोशियोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मुझे 13 साल हो गए ऑप्शनल, खुद की मेरी डॉक्टरेट है सोशियोलॉजी में। अब आप बताओ, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमए सोशियोलॉजी है, डॉक्टरेट है, मतलब सब कर लिया यार लाइफ में जो करना था, पढ़ा लिया, 2011 का लास्ट यूपीएससी का मेंस दे दिया, इंटरव्यू पहुंच गया, तो किस चीज की एक्सपीरियंस की कमी है? लेकिन मुद्दा वही है, लेकिन मैंने इतने साल के अपने एक्सपीरियंस में ये देखा कि बच्चे का जो परसेप्शन वो रहेगा। अब एक बच्चा था क्लास में उठा, बहुत बहुत साल पहले की बात है, 2015 की बात है, कहता लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता, लड़कियां खुद को छिड़वाती हैं, लड़कियां खुद को छिड़वाती कैसे? बोले हाँ वो बंठन का निकलती इसीलिए कि उन्हें लोग देखे, उन्हें कोई नहीं देखेगा, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, तो जानबूझ के ऐसा करती है कि उन्हें लोग छेड़े। अब बताइए मैं उसका परसेप्शन क्या चेंज करूं? और वो स्टूडेंट मेरा खुद का एडवोकेट था। अब बताओ, अब मैं सोसाइटी पढ़ा रही हूं, अब मैं उसका क्या परसेप्शन चेंज करूंगी? अभी लास्ट करोल बाग में एक एक्स एकेडमी में पढ़ाया, बड़ी फेमस एकेडमी, वहां पर पढ़ाया, पंजाब के बहुत सारे बच्चे थे, सरदार थे। अब चूंकि पंजाब में पेट्रियार्की आपको पता है ही है, तो हाँ हाँ मैं वही बता रही हूँ। देखो अभी हम सब पर डिस्कशन करेंगे बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक बात पर आपके एक एक का व्यू सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे और आपके परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश भी करेंगे।
क्योंकि यही बस मेरी ड्यूटी है। मैंने बोला ना, यही मेरी ड्यूटी है, बाकी सिलेबस तो है ही। यही मेरी ड्यूटी है कि इस क्लास में अगर मैं 2-4 बच्चों के दृष्टिकोण को ही बदल दूं ना बेटा, तो मैं जंग जीत गई हूं 16 दिन की। समझ रहे ना? अगर एक भी लड़की को मैं एम्पावर कर सकूं कि नो यू आर कंप्लीटली एम्पावर्ड, घबराने की बात नहीं है, तो अगर एक भी लड़की मुझे देखकर या मुझे सुनकर ये सीख जाए ना, तो बेटा मेरा उद्देश्य पूरा हो गया। समझ रहे ना? तो अब भैया वहां पर बच्चों ने बोला, विमेन का टॉपिक चल रहा था, पेट्रियार्की पर बात हो रही थी, तो ही सेड कि जरूरत क्या है औरतों को काम करने की, किसने करना काम? उनका काम होता है घर के अंदर रहें और बच्चे पालें। अब बताइए, अब वो और ओपन कह रहा है, ओपन कह रहा है, ओपन कह रहा है, लड़कियां बोल रही हैं, डांट रही हैं, लड़के नहीं, उसका परसेप्शन चेंज है, उसने क्लास छोड़ दी, क्लास आना बंद कर दिया उसने कि मैडम के साथ मेरी बहस हो रही है और मैडम मुझे बोल रही है कि ये परसेप्शन लेकर यूपीएससी मत जाना। मैं तो सही बोल रही हूँ ना बेटा, आप ये परसेप्शन लेकर इंटरव्यूअर के सामने बैठे हो, आप मुझे बताइए आपका सिलेक्शन कैसे होगा? और मेरा तो मानना ये है कि चलिए झूठ सही, नकली सही, दिखावा सही, छलावा सही, कम से कम छलावा करके भी यूपीएससी तो निकालोगे भाई, उसका तुम्हारी इच्छा, उसका तुम्हारी इच्छा। नहीं, अभी अभी हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ, है ना, अभी आपसे मुझे सुन लो पहले, फिर अभी हम टॉपिक पूरा शुरू करेंगे, है ना, फिर टॉपिक पर आप लोग बोलना। अभी तो मतलब मैं टॉपिक नहीं पढ़ा रही, मैं तो बता रही वही सोसाइटी की खूबसूरती, अच्छाई, बुराई, परसेप्शन बेटा, है ना। मैं आपको टोक नहीं रही हूँ, डोंट माइंड कि मैं आपको बोलने से मना कर रही हूँ। बोलने से जिस दिन मना करूँ उस दिन मेरी क्लास, मतलब मेरी कंप्लेन, मेरी क्लास की कंप्लेन आप डायरेक्टर सर को कर देना। मैं तो वो टीचर हूँ कि जो मैं आपको, ये बच्चे जानते हैं ऑनलाइन तक में मैं बोलती थी भैया आपने कमेंट दो, कितना टफ है ऑनलाइन में कमेंट्स लेना बच्चों, ऑनलाइन कमेंट्स लेना कितना टफ काम होता है। फिर भी मैं कहती थी बेटा कमेंट्स दो ना, क्या आकर बैठ जाते हो। मैं ऑलवेज यही कहती थी कि मेरा क्या, मेरी प्रैक्टिस है, मेरी थोड़ी ना प्रैक्टिस करा रहे हो आप लोग। भाई मुझे तो बहुत प्रैक्टिस है बोलने की, 10 घंटा बोल सकती हूँ टॉपिक पर मुद्दा ये है कि आपको तो बोलना आना चाहिए बच्चों ना, आपको फेस करना है बच्चों, है ना। तो मेरी बस कोशिश यही कि आप सीखे बेटा, और ना रिजिड मत हो इस टॉपिक में। दूसरी बात है ना, इस टॉपिक में रिजिड मत होना। रिजिड का मतलब समझे, कठोरता के साथ मत लेना, नहीं मेरा परसेप्शन यही है मैडम, मैं तो यही लेकर चलूंगा या चलूंगी। कोशिश करना कि उसे चेंज करो, कोशिश करना। हम हिंदू भी हैं यहाँ, मुसलमान भी बैठे हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ऊंची जाति के लोग भी हैं, नीची जाति के लोग भी हैं, कहने की बात है, मतलब अलग अलग भाषा के, अलग अलग राज्यों के लोग भी हैं। कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई हरियाणा से है, साउथ इंडियन तो खैर यहाँ कोई नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडियन सब नॉर्थ इंडियन ही है यहाँ पर, कोई पंजाब से होगा, कोई एमपी से है ना, ठीक है। जेंडर तो हम यहाँ बैठे ही हैं, है ना, मेल है, फीमेल है। तो अब देखिए कितने सारे परसेप्शन एक ही क्लास के अंदर हमको मिल जाएंगे। अब आप रिजिड होकर बैठे हो, नहीं मैं तो बिहार का हूं, बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सी बात हिला दी? सेवा, सेवा खातून, आपको मेरी किस बात ने हिला दिया बताइए? क्यों क्यों ऐसा क्यों कह रहे? हिलो मत, हिलो मत, अच्छे से पढ़ो बेटा। अच्छा अच्छा, अंजलि, अंजलि तुम मतलब ना तुम मेरा पीछा छोड़ना अंजलि, ना मैं तुम्हारा पीछा कभी भी छोड़ूंगी, ठीक है। हम दोनों एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो तुम सोशलॉजी ऑप्शनल लेने की सोच रही हो, अच्छी बात है। और ओजांग सर भी चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर सोशलॉजी ऑप्शनल शुरू करें, तो देखते हैं, ठीक है। यस यस, सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है, अलग अलग मैसेज मत करो, सबको गुड मॉर्निंग है, ठीक है। तो वही चीज है, तो आप देखिएगा, तो ये मत सोचिएगा नहीं हम बिहार से हैं तो 22 डोगरी बिहार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिहार में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं यूपी में कोई प्रॉब्लम नहीं, यूपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं हम हरियाणा से, हरियाणा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हरियाणा में। हाँ, मैं हिंदू हूं तो क्या हिंदू धर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सारी प्रॉब्लम मुस्लिम में ही है। हाँ, मतलब इस देश को मुसलमानों ने बर्बाद कर रखा है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हाँ, या मैं नीची जाती थी, चलो एग्जाम्पल, मैं नीची जाती थी तो मुझे इस समाज से निकाल के बाहर कर देना चाहिए? नहीं ना, ये सब प्रॉब्लम्स है ना बेटा, सोसाइटी में यही सब प्रॉब्लम्स है ना बेटा। हिंदू कहता है मुसलमान को नहीं रहना चाहिए, मुसलमान को लगता है हिंदू को नहीं रहना चाहिए, सही बात है ना। SC ST को देखकर ब्राह्मण्स को लगता है, ऊंची जातियों को लगता है इनका कोई स्पेस नहीं है, उन्हें देखकर लगता है नहीं इन्होंने हमें सालों से दबाया, अब हम इनसे अपना बदला लेंगे। बताइए, मैन को लगता है विमेन क्या पैर की जूती है, इसकी क्या हैसियत है है ना मतलब यकीन मानिए कुछ क्लासेस में तो ठीक है, तो आप बहुत पढ़े लिखे बच्चे, और अब तो मतलब हम लोग 2024 में है बेटा, बिलीव मी 2013-14 में दिल्ली में क्लासेस में जाती थी और बच्चे मुझे ऊपर से लेके नीचे तक 10 मिनट तक देखते थे, फिर कहते थे आप ही पढ़ाएंगे? हाँ मैं ही पढ़ाऊंगी, कोई इशू नहीं। वो सोचे थे कि सर आएंगे। क्यों भाई सर क्यों आएंगे? नहीं सोचा था क्योंकि यूपीएससी तो सब सर ही पढ़ाते हैं ना, तो भाई सर सिर्फ सर के पास नहीं है, ये सर, ये भगवान ने हमें भी दिया है,
अब बराबर दिया है, सबको दिया है ना, बस बाकी तो यूज करने की बात है, तुम कैसे यूज करोगे और मैं कैसे यूज करूंगी, सही बात है कि नहीं बच्चों, है ना। तो ऐसा नहीं है कि मैडम है तो मैडम नहीं पढ़ा सकती, अब तो ये बहुत परसेप्शन बदल गया बेटा। आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस दिल्ली, मैं बताऊंगी धीरे धीरे क्लासेस में टॉपिक के साथ, बहाने से, स्टोरी की तरह, नॉट लाइक कि मैं अपना एक्सपीरियंस या शेयर करने आई हूँ, पर ऑब्वियसली अगर एक विमेन 14-15 साल से दिल्ली में है तो उसने बहुत कुछ फेस तो किया ही है ना, और सोसाइटी के टीचर है तो भाई वो शेयर भी तो करना चाहिए, हाँ, कि किस किस तरीके से मैंने फैमिली से हर्डल्स फेस किए, हाँ, किस किस तरीके से मैंने सोसाइटी से हर्डल्स फेस किए, क्लासेस में क्या क्या सुनने को नहीं मिला बच्चों से, समटाइम तो गर्ल्स ने भी बोला, मतलब आप बात समझ रहे हैं कि जब एक विमेन, हम कहते हैं एक विमेन को तो कम से कम एक विमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एटलीस्ट मैं ये कहती हूँ तुम तो मेरी इज्जत करो, क्योंकि हम सबका हृदय वही है, हम सबकी फीलिंग वही है, ठीक है, मैं एक लेडी हूँ, एक मदर हूँ, आप बच्चियां अभी, पर फीलिंग तो हम सबकी वही है। तो मतलब चलिए एक बात समझ में आती कि लड़के मेरे उस स्ट्रगल को ना समझ पाए, बट एक एटलीस्ट इस क्लास में बैठी लड़की को तो मेरे स्ट्रगल को समझना चाहिए। और कितनी बड़ी बात है कि मतलब मैं सोसाइटी पढ़ा रही हूँ और बच्चे मतलब मुझ पर ही, और पढ़ाई पर कोई कमेंट नहीं है, दूसरी चीजों पर कमेंट पास है। तो ये देखिए ना कितनी बढ़िया सोसाइटी है हमारी, है ना। तो अभी तो हम सब पर आ रहे हैं, बात शुरू कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है भी पहले आप टॉपिक को ही समझ ले कि भारतीय समाज क्या बताएगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इस विषय को पढ़ने के बाद बच्चों हमें अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने का प्रयास करना है, सबसे बड़ी बात पहली बेटा जो आप समझ लें। और जो स्टूडेंट इस क्लास में जितनी जल्दी बच्चों अपने दृष्टिकोण को सबके प्रति और खुद के प्रति भी अपने दृष्टिकोण को बदलेगा, आप देखिएगा वो बढ़िया मक्खन मलाई खाएगा, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आएंगे बेटा, आप शाबाशी से उसको सॉल्व करोगे, बढ़िया मार्क्स लोगे, और एक ये पेपर एक हिस्सा है आपको मेंस में विजयी बनाने का, और आपके लिए यहाँ एक एक नंबर कीमती है, एक एक टॉपिक बेटा एक एक घंटा आपके लिए कीमती है, फिर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। और अगर आप मान लीजिए कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेने की सोच रहे हैं, मान लेते ना, आप सोच रहे हैं, और भी कई बच्चे होंगे सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा है यहाँ, कौन कौन सोच रहा है, आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, आप सोच रहे हो, है ही है, अच्छा, यहाँ पर भी बच्चे कह रहे हैं, ऑनलाइन बच्चे भी कह रहे हैं, और कौन है, और भी जैसे कई लोग सोचेंगे टॉपिक पढ़ने के बाद कईयों का मूड बदलेगा कि नहीं टॉपिक बहुत अच्छा है, और सोशियोलॉजी में चूंकि आपको पता है अभी स्कोर भी बहुत अच्छा चल रहा है, बच्चे भी अच्छे निकल रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल से, तो ठीक है। दूसरा ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा सोशल जस्टिस में, जो GS2 में है, वो जनरली पॉलिटी के ही टीचर आपको पढ़ाते हैं, बट आपकी हेल्प पूरी हो जाएगी। हाँ, अपन इस पर भी एक दिन, क्या नाम है आपका, कुसुम एक दिन अपन बात करेंगे इसके ऊपर, बीच में सर ने कहा भी है कि बीच में किसी दिन मौका देखकर आप बढ़िया बताइएगा सोशियोलॉजी के बारे में, जरूर जरूर कुसुम बात करेंगे, फिर भी तुम्हें नहीं लगे तो तुम पर्सनल भी मुझसे बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कुसुम, है ना, आई बात समझ में। तो ये GS2 में हेल्प करेगा आपको बेटा, इकोनॉमी में हेल्प करेगा ये पेपर आपको, ऐसे राइटिंग में हेल्प करेगा जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे एवरी सैटरडे, याद रखिएगा, हम लोग इसी से कनेक्टेड जो बात है वो हम लोग यहाँ पर करेंगे ऐसे राइटिंग के ऊपर। ऐसे, या जिसे आप निबंध कहते हैं, तो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे एवरी सैटरडे, 2 सैटरडे हमारे पास आएंगे लगभग पूरी क्लास में, मतलब ठीक है। तो 2 सैटरडे में आप मुझे फ्राइडे को, अब ये थोड़ी सी आपकी ड्यूटी रहेगी क्योंकि मैं 3-4 जगह इस वक्त क्लासेस दे रही हूँ और बहुत उलझी हुई हूँ सुबह से शाम तक, तो आप मुझे बस फ्राइडे या थर्सडे बता दीजिएगा कि मैडम सैटरडे आपको हमारे साथ 1 घंटा ऐसे राइटिंग के ऊपर भी बात करनी है, और थोड़ा हमें गाइडेंस देना है कि कौन कौन से ऐसे आए और कैसे कैसे कनेक्टेड है, मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको टाइमिंग ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा ज्यादा देना पड़े मुझे कोई वो नहीं ऑब्जेक्शन, ठीक है, थोड़ा सा बस आप मुझे याद दिला देना, अदरवाइज तो मुझे याद रहेगा ही रहेगा। इस सैटरडे भी हम बात करेंगे, तो उससे आपको हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि हाँ ठीक है, देखिए ऐसे में किस तरीके से हेल्प करता है। सबसे बड़ी चीज लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है इंटरव्यू में ये टॉपिक आपको जबरदस्त हेल्प करेगा। आप किसी भी ऑप्शनल के एस्पिरेंट है बच्चों, ठीक है, वेदर यू हैव टेकन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनीथिंग एल्स, कोई भी सब्जेक्ट से आप जा रहे हो बेटा, बट जो इंटरव्यूअर के पास आपके लिए क्वेश्चन है वो तो फ्रॉम द सोसाइटी ही है,
मानते हो बच्चों? वो तो फ्रॉम द सोसाइटी ही है। एंड अगर मान लीजिए कोई गर्ल, सारी भगवान करे सारी लड़कियां पहुंचे, हम तो ये कह रहे हैं, कोई भी लड़की बच्ची यहाँ से अगर इंटरव्यू में जा रही है, सारे सारे मैं तो कहती सब पहुंचे, ईश्वर करे, मेरी तो यही शुभकामना सुबह से। पर लड़की तो ये मान ले तुमने मैथमेटिक्स भी लिया है ना ऑप्शनल में, तो भी तुम्हारा क्वेश्चन जो होगा वो सोशियोलॉजी और सोसाइटी से होगा। और पहला क्वेश्चन होगा तुमसे पैट्रियार्की, विमेन एम्पावरमेंट, घर और बाहर मैनेज कैसे करेंगी, ये बताइए सबसे पहले। कि सबसे पहला प्रश्न एक महिला के सामने, घर और बाहर मैनेज कैसे करेंगी, जरा हमें बताइए। तो ऐसा तो नहीं है कि 4 साल बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे तो आप जॉब छोड़ देंगी, क्योंकि आपके पास ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, दोहरी जिम्मेदारी होगी। नहीं नहीं नहीं, अब इतनी आसानी से सर मत हिलाना बेटा, बच्चियां जितनी भी बोल रही हैं, भाई साहब बहुत मुश्किल काम है। हाँ बहुत मुश्किल काम है घर। हाँ नहीं, क्षमता तो है, पर सम टाइम आपको ऐसा लगेगा छोड़ दूं, जब मैनेज नहीं होंगे बच्चे, बच्चा होगा छोटा बीमार और हमें काम पर जाना है, तो वो दिन ऐसा दिन होता है कि सब छोड़कर सबसे पहले अपने बच्चे को देखें। और कितनी ऐसी विमेन इस देश में, डॉक्टर, इंजीनियर, जिन्होंने जॉब क्विट कर दिए, छोड़ दिए कि कम से कम बच्चे 14-15 साल के हो जाए। फिर वही बात है, मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव 2 डॉटर्स, 2 बेटियां हैं मेरी। एक बेटी मेरी कॉलेज में आ गई अभी, इंजीनियरिंग, उसने आईआईटी मेंस क्लियर किया तो उसको इंदौर में कॉलेज मिला है। यंगर डॉटर शी इज इन 10th क्लास। तो बच्चे कहने को बड़े हैं मेरे, 19 साल की हो गई मेरी बेटी बड़ी, छोटी 16 साल की हो गई पूरी। लेकिन कहने का मतलब वही है कि मैंने जो हर्डल्स फेस किए मुझे पता है ना, और अभी भी फेस करना ही पड़ रहा है, अभी भी। अब बड़ी छोटी सी बात है, देखिए संघर्ष आपको भी करना और मुझे भी करना है। अब ये क्लास से, अभी तक मेरी क्लास होती थी 11 बजे से, कोई बात नहीं, अब आज नोएडा के लिए मैं 4 बजे से उठी हूं। क्यों? बिकॉज आई हैव टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, आई हैव टू प्रिपेयर लंच, आई हैव टू मैनेज ऑल द सिस्टम ऑफ हाउस होल्ड। सारा मैनेज तो मेनली तो मुझे ही मैनेज करना है ना। सब कितने सपोर्टिव है, तो मतलब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हो सकता है मेरी जगह कोई विमेन होती तो नहीं सर, नहीं हो पाएगा, या तो फिर आप टाइमिंग 12-1 बजे से कर दीजिए। नहीं 12-1 बजे से नहीं हो पाएगा मैम, तो सर फिर रहने देते हैं, नहीं ले पाऊंगी मैं। ये मुझे लगा 4 बजे उठेंगे, क्या 3 बजे भी उठना पड़ेगा, रात को 3 बजे से उठ जाएंगे। कम से कम फेस तो करेंगे ना चैलेंज, इसी में तो लाइफ का मजा है। हाँ, और आप बच्चों को पढ़ाने का मौका तो मैं छोड़ने वाली थी ही नहीं वो जांक में, क्योंकि मुझे हर कीमत पे ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाना था, गुरुकुल के बच्चों को। मतलब मैं 1 साल से सर को बोल रही थी, अभी भी बैच लिया था बीच में पॉलिटिकल साइंस, आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, मैं लेकर वहां से निकल जाती थी। मुझे था कि नहीं, गुरुकुल के बच्चों को पढ़ाने का मौका मुझे भी चाहिए, मुझे भी वो चीजें सिखानी है जो मुझे आती है भाई। तो सर ने बोला और मैंने तुरंत ले लिया, बस सर ने 10 बोला, मैंने 8.5 बोला, डिफरेंस इतना ही था। सर ने बोला 10, मैं चाहती तो 10 आराम से हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, कोई परमिशन की नीड नहीं है, आप ही की क्लास है। तो मतलब मैंने बोला नहीं सर 8.5, सर ने भी एक बार में बोला 8.5 मैं मैनेज कर लोगे आप, मैं कर लूंगी सर। बोले ठीक, 8.5 से क्लास खुलेगी, बस बच्चों को ब्रेकफास्ट का टाइम दीजिए और लीजिए आप कर। तो वही चीज है ना बेटा, तो हर्डल्स तो है, वो आपसे पूछेंगे इंटरव्यूअर, क्यों भाई कल को जॉब कर दी तो फिर क्या होगा, कर लेंगी। फिर वर्क प्लेस में कितना हैरासमेंट है, सेक्सुअल है, फिजिकल है, मेंटल है। हाँ, एक लड़की को सबसे बड़ा डर है सेक्सुअल हरासमेंट, और जो होता ही होता 99% होता है या नहीं होता, पर करने की कोशिश जरूर की जाएगी। कि मानकर चलिएगा 101% गर्ल्स जितनी भी यहां बैठी हैं, सेक्सुअल हरासमेंट, सब वर्ड्स हैं, सब की वर्ड्स हैं आपके सोसाइटी के। लो वेजेस आपको फेस करना ही करना है। आप ठीक है गवर्नमेंट में हो तो ठीक है कि इक्वल पेमेंट मिल जाएगा, सपोज दैट 1% किसी का सिलेक्शन हुआ, प्राइवेट जॉब कर रहा है, भाई साहब बिल्कुल तय बात है कि मेल के कंपैरेटिवली विमेन को कम ही पैसा दिया जाएगा। सेम जॉब, सेम वर्क, सेम पोटेंशियल, सेम स्ट्रगल, सब कुछ सेम है बेटा। लेकिन फिर भी एक विमेन को बोला जाएगा, एक मैन को सपोज दैट 25 दिया जा रहा है, 25 के 25,000, तो विमेन को बोलेंगे 18 के, 18,000। क्यों भाई, किससे? सेम वर्क है, सेम जॉब है, मिलेगा। और उसके बाद भी उसको लीडरशिप क्वालिटी वहां कभी नहीं मिलेगी। लीडरशिप क्वालिटी भी हमेशा मैन के हाथों में होगी, है ना। कल ही देखिए ओथ सेरेमनी हुई, कितनी विमेन थी उतने में?
पता नहीं लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ एक चीज देखी, मैंने सिर्फ एक चीज देखी कि देख लो इसमें विमेन कितनी है, पार्लियामेंट में कितना पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है विमेन का, आप देखो, आप यही देख लो। और इस फील्ड को छोड़ के अगर आप बॉलीवुड में भी चले जाओ, खुद दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का कहना, हमें हमेशा एक्टर से कम पेमेंट मिला। अगर शाहरुख खान ले रहा है 4 करोड़ तो हमें 1.5 करोड़ ऑफर किया गया, 2 करोड़, क्योंकि वो मेल है और वो फीमेल है। उन्हें लगता है कि पूरी फिल्म को जो उठाएगा वो सिर्फ मेल उठाएगा। किसी भी फील्ड में चले जाइए, विमेन क्रिकेट टीम देख लीजिए और मेल क्रिकेट टीम देख लीजिए, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। शर्म की बात है। मिताली राज, झूलन गोस्वामी, ये तो सब नाम आ गए जबरदस्ती विमेन एम्पावरमेंट के चलते। हाँ, जब इंडिया हारी वो जीते, किसी को मतलब ही नहीं था कि भाई एक टीम जीती भी है विमेन। वही बात है ना, आप देख लो, कहीं भी देख लो बेटा, कहीं भी कहीं भी कहीं भी उठा लो, तो ये सारा प्रॉब्लम है। तो ये सारा परसेप्शन हमें चेंज करना और आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा। अरे फीमेल तो तब कुछ दिखाएगी ना जब उसे मौका मिलेगा, बात समझो आपको। सुन, नहीं, अगर मान लीजिए सर मुझे बैच देते ही नहीं, मेरे पास बहुत पोटेंशियल है, पर देखिए ये शुक्रिया सर का है ना कि ओजांग सर जैसे डायरेक्टर से हमें और भी जहां पढ़ा रही हूँ वो मौका दे रहे ना कुसुम। नहीं लिया लिया, अच्छा पढ़ाया सर ही, क्या बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक है, पर उसके बाद भी पर मैंने और भी तो बहुत जगह अच्छा पढ़ाया। दोनों बात है ना मेरी, ये भी बात है ना। जैसे सर ने तो दिन बुलाकर बोला कि यू आर अ सीनियर फैकल्टी, तो आप ही को लेना है बैच मैडम, कैसे भी करके मैनेज करना। चलो ठीक है, ये सर ने मुझे सम्मान दिया। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ, लेकिन दूसरे टाइप के लोग ज्यादा हैं, और बहुत जगह पर मुझे यही कह के मना किया गया क्योंकि आप फीमेल है। तो फिर ये भी तो एक बात है, वो ज्यादा बिटर ट्रुथ है। नहीं क्या लेंगे, अब किसी की कोचिंग में काम करना है, हाँ वो ठीक है, मैंने बोला ना वो सब टॉपिक के साथ बात करेंगे। बहुत सारे परसेप्शन है इस बीच में, बहुत सारी चीजें हैं, या वो मुझे कम पे ऑफर कर रहे हैं, कम पेमेंट ऑफर कर रहे हैं, आर्ट्स अपने हिसाब से दे रहे हैं, शर्तें अपनी रखवा रहे हैं, तो भाई उस वजह से मतलब एक लेडी को भी लग रहा है कि भाई मुझे काम नहीं करना है इतनी सारी शर्तों पर। तो ये भी सारा परसेप्शन है जो आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, चाहे आपने कोई भी ऑप्शन लिया हुआ है, भूल जाओ आपने क्या ऑप्शन लिया है, पर लेडी कोई लड़की अगर आप लोग जा रही हैं तो आपसे तो क्वेश्चन सारे के सारे यही होंगे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से मतलब जो इसका हेल्प है, जो इस सोसाइटी की हेल्प है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स में, आप ये मत सोचिए कि टॉपिक सिर्फ हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी में है, एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है, बस यही सब्जेक्ट्स हैं। ये भी एक सब्जेक्ट है, और जो बहुत मास्टर माइंडनेस तरीके से आपको विजय दिला सकता है, और बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत के साथ। आई बात समझ में? ठीक है, GS1 का पार्ट है, क्लियर है ये बात अभी? तो कहां कहां पर आपके लिए हेल्पफुल है, तो बहुत हेल्पफुल है। अगर आप अपने परसेप्शन को ठीक ठाक लेकर चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल सब्जेक्ट ये है। अब देखिएगा दूसरी चीज कि इसमें आपको पढ़ना क्या है। अब देखिएगा इसमें एक तो आप पढ़ लो एनसीईआरटीज, ठीक है। अब एनसीईआरटीज लिखा है, बट मेनली आपको जो पढ़ना है इसमें वो एनसीईआरटी मतलब 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना, उसका अध्ययन आपको इसके अंदर करना है। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी उसका नाम है इंडियन सोसाइटी, ठीक है, क्लास 12th, क्लास 12th, बुक का ही नाम है इंडियन सोसाइटी। तो बुक का ही नाम क्या है? भारतीय समाज। सही कह रहे हो भावेश, अच्छी बात है ज्योति, आपने भी ये देखा, एटलीस्ट कम से कम आप लोग। कहां पर रितु? सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों को एक साथ ले सकते हैं, मतलब ऑप्शनल में तो एक ही लोगे ना रितु, ऑप्शनल तो एक ही है ना बेटा। मेरा सजेशन है सोशियोलॉजी ले लो। क्या पूछ रही हो सीमा? 1 सेकेंड सीमा, ऊपर का मैसेज देख रही हूँ। इस बैच में सारे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं क्या? सबका अपना अपना होगा सीमा, वो तो कोई 25 देगा,
कोई 26 देगा, वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना सीमा, आपकी तैयारी कैसी है। हाँ सैफरीन, यस, दिस इज योर फर्स्ट क्लास। भावेश, मुझे बहुत दिनों बाद देखा, कोई बात नहीं, तुम भी आ जाओ यहाँ ज्वाइन कर लो। अच्छा कौन सी क्लास से थी, PSIR वाली? अच्छा हाँ मीनाक्षी, हाँ हाँ मीनाक्षी, तुम तो बहुत पहले से जुड़े हुए हो। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाकी कोई स्पेशल कमेंट हो तो बताना, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तो क्लास 12th की पढ़नी है आपको, इंडियन सोसाइटी की बुक बेटा, पढ़नी मतलब पढ़नी ही है, ठीक है बेटा, पढ़ना नहीं बोलना है, हाँ पढ़नी ही है, क्योंकि तुम लोगों को बोलो पढ़ना है पर तुम लोगों से पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल बेटा ये बिल्कुल नालायकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। और सुनो, वो 16 दिन के अंदर ही पढ़नी है, हाँ जब तक मेरी क्लास चल रही है उसके बाद नहीं पढ़नी है ना। उसके बाद पढ़ोगे फिर मैं चली जाऊंगी, फिर क्या होगा, स्मिता मैम चली गई, अब तो ये डाउट था, यहाँ पर क्लैश हो रहा था कॉन्सेप्ट में, आई ना बात समझ में। हालांकि मेरे किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लैश कभी नहीं होगा, आप कहीं को सर्च करो, कोई बुक पढ़ो, ठीक है, उसका कारण है कि सबका मिक्सिंग है, ठीक है। तो आपको लेकिन साथ साथ बेटा अलॉन्ग विथ क्लासेस आप प्लीज आज से ही एनसीईआरटी का अध्ययन शुरू कर दे बच्चों, आज ही से, है ना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सोसाइटी क्या है, धीरे धीरे पहले टॉपिक से आप पढ़ो, ठीक है, पढ़ेंगे ना, पक्की बात है, वादा है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये आपका लॉस है, ठीक है। तो ऑनलाइन आप भी सुनिए, साथ साथ आप लोग को भी एनसीईआरटी की बुक आज से ही पढ़ना शुरू करना। दूसरा, न्यूज़पेपर सामने बच्ची बैठी है, लेकर बैठी है, क्या नाम है बेटा, रति, हाँ रति बताया था नाम। तो रति देखो न्यूज़पेपर पढ़ रही है, कुसुम लेकर बैठी है, अच्छी बात है, मतलब ये नहीं कि जो लेकर नहीं बैठा है तो वो गंदी बात है, ऐसा नहीं है, पर ये ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, पढ़ना ही है, फिर वही बात है, खाना खाना नहीं छोड़ते ना, ब्रेकफास्ट के टाइम ले रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे ना 12 बजे करेंगे, एक बात है, मैं भी बीच में अपना ब्रेकफास्ट करूंगी ना, नहीं छोड़ेंगे ना, तो बस वही बात है। फिर पेपर क्यों छोड़ देते इतनी आसानी से हम लोग, और जो पेपर छोड़ते हैं ना उसी में हमारा यूपीएससी छूट जाता है, पता है, आप में से बहुत कम बच्चों को पता है। अगर आप पेपर नहीं पढ़ोगे ना, आपका यूपीएससी कभी नहीं निकलेगा, मैं मानूंगी ही नहीं कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडर नहीं थे या हो और आपका यूपीएससी निकल जाए, मैं भी इतने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पर डटी और खड़ी हूं, मुझे निकल जाए तो बता देना, पहुंच ही नहीं पाओगे। और पेपर पढ़ने का जो मजा है वो डे बाय डे है, बच्चे कहां पर हारते हैं, 10 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, एक महीना, कुछ तो नहीं आ रहा इसमें, पता नहीं क्यों पीछे पड़े रहते टीचर्स, न्यूज़पेपर पढ़ो न्यूज़पेपर पढ़ो, सब फालतू की खबरें, चुनाव की है, यहाँ की है, वो मार गया, उससे उसको मार दिया, उसकी बीवी भाग गई, उसका पति भाग गया, यही सब तो है, वो 2 बच्चों की माँ होकर उसके साथ भाग गई, यही सब दिया हुआ उसमें। कोई बात नहीं, वो भी एक सोसाइटी का पार्ट है, और क्या, वो भी एक सोसाइटी है भाई, सब कुछ सोसाइटी है, आप वो खबरें मत पढ़ो, लेकिन उससे घबराओ मत, वो सोसाइटी को बता रहा है कि देखिए ये भी चीजें हो रही है, कि एक माँ अपने बच्चे का मर्डर भी कर सकती है, हाँ उसमें कोई छी छा हुआ करने की बात नहीं है, यही है सोसाइटी अभी जो हम शुरू करेंगे, यही है समाज बेटा, और समाज में हर किस्म के लोग हैं, तो किसी से घृणा की जरूरत नहीं है आपको, हर चीज को समझने और सीखने की जरूरत है ना, कि अगर एक माँ ने किया उसके पीछे का परसेप्शन तो क्या रहा होगा, तो परसेप्शन होगा ना। फिर अगर 2 बच्चों की माँ किसी के साथ भागी, भाई कोई तो बात रही होगी, कुछ तो होगा भाई, देखो ऐसे तो नहीं कोई कर रहा ना, तो वही बात है ना, ये सोचने की बात है ना, ये सब सोचने के लिए बात है, किसी ने रेप किया है, ब्रूटली रेप किया है, कोई तो परसेप्शन है ना, उसके पीछे साइकोलॉजिकल कुछ तो है ना, कोई तो मेंटल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना, भाई निर्भया को ब्रूटली रेप किया गया तो उसके पीछे कोई तो परसेप्शन था ना, पढ़ा कभी वो परसेप्शन, 16 साल के लड़के का मास्टरमाइंड का क्या परसेप्शन था, नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है 101%, आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होगी, और जब जानने की कोशिश करोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि 2 दिन पहले दिल्ली आया हुआ लड़का बस के अंदर मास्टरमाइंड तरीके से प्लानिंग करता है कि इसका रेप करेंगे, और सब मिलकर रेप करते, ब्रूटली रेप करते निर्भया का, क्या परसेप्शन था उसके पीछे, परसेप्शन ये था कि उसने अपनी माँ को बचपन से गाली खाते मार खाते देखा था,
उसने ये बोला, साइकियाट्रिक को बताया, मेरी माँ मेरी अम्मा बाबूजी से जीवन भर पिटती रही, गाली 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 खाती रही, वो रोज पी कर आते थे और मेरी अम्मा को बुरी तरह पीटते थे जब तक कि लहूलुहान नहीं हो जाती थी। तो जब मैंने दिल्ली आकर देखा कि यहाँ पर लड़कियां, यहाँ पर औरतें इतनी फ्रीली घूमती हैं, इतने छोटे कपड़ों में घूमती हैं, इतने आराम से, हमारे गांव में तो ऐसा नहीं होता, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो बहुत गुस्सा आया तो बस मैंने प्लानिंग कर ली। इसके पीछे क्या आई, क्या सोच आई, रिजिड पेट्रियार्की। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस रिजिड पेट्रियार्की को खत्म करो, घर में महिलाओं का सम्मान करो, बेटियों बहनों का सम्मान करो, ताकि जो लड़के की सोच है वो परवरिश होते होते अच्छी हो, कि मेरे फादर ने हमेशा मेरी माँ का सम्मान किया है, समझ रहे हैं। और इसीलिए मुझे बाहर बैठी जितनी भी लड़कियां आए, या मैं स्कूल में हूँ, कॉलेज में हूँ, कोचिंग में हूँ, पब्लिक प्लेस में, मुझे उनका सम्मान करना है, क्योंकि मेरी भी बहन और बेटियां हैं, समझ रहे ना, मेरी भाभी है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो ये सब परसेप्शन है बेटा, सोसाइटी में हर कृत्य के पीछे परसेप्शन है। किसी ने चोरी की तो क्यों की, कहीं भूख से मर रहा था चोरी कर दी, कोई आतंकवादी बना तो क्यों बना, असमानता को फेस करते करते उसका दिमाग खराब हो गया, उसे लगा इस देश में उसके लिए कुछ नहीं है, इससे बेटर है मैं कर दूं एक ब्लास्ट, वो ज्यादा बेटर है, मर जाए लोग। बात समझ में आई ना। ये सब चीजें ना नक्सलवाद क्यों बनाती, क्यों नक्सलवादी है, क्यों एक्सट्रीमिस्ट है, बताइए बेटा, क्यों कोई किसी का मर्डर कर देता है। तो ये मत सोचो कि पेपर के अंदर खबर है तो ठीक है, आप सोचो कि अगर आपको कोई वहां पर परसेप्शन मिल रहा है, कोई घटना मिल रही है, आप उसके पीछे जानने पहचानने की कोशिश करो, भाई ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हिंदू मुस्लिम के दो समुदाय लड़ गए, दोनों तरफ से 20-20 मासूमों की हत्या हो गई, क्या रीजन क्या है इसके पीछे, फायदा किसका हुआ, दोनों गुट में से किसी का फायदा हुआ, किसी का फायदा नहीं हुआ, फायदा किसका हुआ, अल्टीमेटली पॉलिटिशियंस का, सिर्फ पॉलिटिशियंस का। आम आदमी का क्या फायदा हुआ, मैंने मुसलमान को गाली दी, मुसलमान ने मुझे दी, क्या फायदा हुआ, कुछ नहीं हुआ, फायदा हुआ पॉलिटिशियन का, वोट बैंक की राजनीति चमकी, हम दो ग्रुप लड़े, बस बात खत्म, उनके सबके बच्चे अमेरिका में बैठे हैं, हम यहाँ लड़कर मर रहे हैं आपस में, यही बात है ना। तो परसेप्शन समझो बेटा, ये नहीं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन है, कहीं कोई दुश्मन नहीं है, सब एक समाज में बड़े आराम से प्यार से रहते हैं, जब तक कि पॉलिटिशियन बीच में आग में घी डालने का काम ना करे, बल्कि आग ही ना लगाए पूरी, और पूरी आग लगाकर फिर से बढ़िया तरीके से घी तब तक ना डाले जब तक कि उसकी स्वार्थ की सिद्धि ना हो जाए। आप देख लीजिए इस बार का पूरा चुनाव जबरदस्त धर्म और 2024 का इलेक्शन था। हम कामना करते थे 2004-5 में कि नहीं 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 2025, 26, 27, 30 तक इलेक्शन ऐसे नहीं होंगे, अब तो लग रहा और बैडली हो रहे हैं। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम एजुकेट हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम और भी ज्यादा पागल होते जा रहे हैं अपने धर्म और जाति के पीछे, और ज्यादा कठोर होते जा रहे हैं, मेरी जाति मेरा धर्म, मेरी जाति मेरा धर्म, मेरा राज्य मेरा जिला मेरा क्षेत्र। बाप रे बाप, क्या होगा देश का, और 10 साल बाद क्या होगा बेटा, 20 साल बाद इस देश में, बताइए। आदमी देखेगा और एक दूसरे को काट देगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है, हर आदमी यहाँ तलवार लेकर घूमेगा, यही होगा। इतनी नफरत हो जाएगी उनके दिलों में, इतनी चिढ़ हो जाएगी कि आदमी देखते साथ ही काटेगा मारेगा, जब ये हालात देश के अंदर 2024 में हो रहे हैं। तो इन सब के पीछे का क्या है, अपना अपना एक परसेप्शन। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, एडिटोरियल आपको डेली पढ़ना है, परसेप्शन लाना है, आपको पूछना, मुझसे पूछना है, अदर टीचर से, आपके और भी जो आप क्लासेस दे रहे हो उनसे भी बात करनी है आपको, अगर उनसे कनेक्टेड है, सोसाइटी की कोई बात है, आप आइए, वेलकम है आपका, और आप मुझसे पूछिए कि मैडम ऐसे इस तरीके की घटना थी, तो इसके पीछे आप क्या लगता है, आपको क्या चीज हो सकती है, आइए ना, मैं तो बोल तो रही हूँ, खुले मन से बोल तो रही हूँ कि आप आइए, पूछिए, पढ़िए, समझिए, सोचिए, अपनी सोच भी बताइए इस क्लास के अंदर, मैडम मैंने ये सोचा है कम्युनलिज्म के पीछे, मैडम मैंने विमेन एम्पावरमेंट के पीछे ऐसा सोचा है, सोचो ना, हम तो बोल ही रहे, सोचो सोचो और हमारा सर खाओ आकर। अब जब तुम सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो हमारा सर भी कहां से खाओगे। अब जब 2-4 दिन होगा ऐसा, देखो बड़ी सीधी सी बात है, ये भी कड़वी सच्चाई है, अब 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, आपने कुछ नहीं बोला, तो देखिए बेटा मैं तो अपना टॉपिक आगे बढ़ाऊंगी ना, देखो बेटा मैं बैठी तो नहीं रहूंगी ना आकर कि मैं यूं करके बैठी रहूं, देखो ये बोलेगा वो बोलेगा वो, आप नहीं बोलो भाई, देखो मैं हर दिन बोलूंगी प्लीज गिव योर कमेंट्स, गिव। अब आपके कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं क्या करूंगी बेटा, ठीक है आओ पढ़ो समझो, जितना मेरा पार्ट है ईमानदारी से होगा लिखो और जाओ। फिर आप बाद में बोले टीचर ने तो ऐसा पढ़ा दिया, तो भाई मैंने तो आपको मौका दिया। अब जब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं बोलोगे बेटा, तो कड़वी सच्चाई सुन लो, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास में बोल रही हूँ, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करा के 15-16 दिन बाद चली जाऊंगी बेटा। फिर आप कहिए टीचर बहुत अच्छा नहीं पढ़ा कर गया, तो भाई उसके लिए आपको प्रिपरेशन करके आनी पड़ेगी, है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा मैडम अगर इंडियन सोसाइटी आज शुरू की है, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं बता रही हैं, चलिए थोड़ा सा हमको आज ओवरव्यू दे दिया है, तो कल हम वो चीजें पढ़कर आए ना कि विविधता में एकता क्या है, पेट्रियार्की क्या है, मैरिज क्या है,
कम्युनलिज्म क्या है, क्षेत्रवाद क्या है मैडम, ये सारी चीजें क्या हम पढ़कर जाएं और जैसे जहां मौका मिले मैडम डिस्कस करें, बीच में अपने पॉइंट को डाल दें। मैडम मेरा भी ये परसेप्शन है यहाँ पर, मैडम मैं भी ये सोचती हूँ यहाँ पर। कोई बोले नहीं बोले आप बोलिए, कोई बोले नहीं बोले आप बोलिए, आई बात समझ में? हाँ पूछो। हाँ, इसका मीनिंग है आपका दृष्टिकोण, आपका परिप्रेक्ष्य, ठीक है। परसेप्शन का मतलब होता है कि आपको पूरे यूपीएससी में हर जगह पर आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, हर टॉपिक में। और जब तक बच्चों आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप नहीं होगा, इंप्रूव नहीं होगा, आप, मैं फिर बोली दोबारा रिपीट करूं, यूपीएससी कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। आपको अपना ओवरव्यू डेवलप करना पड़े, अब वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो, लेकिन आपके पास उससे कनेक्टेड फैक्ट्स होने चाहिए, लॉजिक होने चाहिए। आप बोलो ये दिन नहीं है ये रात है, मुझे ऑब्जेक्शन उस चीज में नहीं है। यूपीएससी में ये दिक्कत नहीं है कि आप बोलो नहीं ये दिन ही है, ये सुबह के 9:30 बजे, आप बोलो रात के 9:30 बज रहे मेरे हिसाब से, लेकिन मेरा परसेप्शन यहाँ पर ये, मेरा लॉजिक ये है। फिर यहाँ पर अगर आपका लॉजिक यूपीएससी को पसंद आया तो कहेगा हाँ ठीक है दिन की जगह रात है, बात आई समझ में? तो आपका लॉजिक होना चाहिए आपके पास बेटा, आपके पास अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं चल सकते हो, ये स्मिता पाल का पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी जगह पर अलग भी तो हो सकता है ना मुझसे, एक दूसरे से। अब पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर ही तो आप मेंस निकालोगे। अब इसने कुछ लिखा, इसने कुछ लिखा, मान लो मैंने कुछ लिखा, अब इन दोनों का पसंद आ गया, एग्जामिनर को मेरा पसंद नहीं आया, पूरी बात ही किसकी है बच्चों? पॉइंट ऑफ व्यू की। और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ला ही नहीं रहे हो, उसे डेवलप कर ही नहीं रहे हो क्लासेस के साथ, तो आपके अंदर यूपीएससी का कोई मटेरियल नहीं है, वो क्वालिटी ही आपके अंदर नहीं है। मैं आपके लिए नहीं कह रही, जनरल बोल रही हूँ, ये नहीं कि आप स्टूडेंट्स के अंदर नहीं है, एक जनरल पूरे हिंदुस्तान में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इंडिया के अंदर। तो अगर किसी स्टूडेंट ने अपना परसेप्शन, अपना ओवरव्यू डेवलप नहीं किया ना, मतलब वो यूपीएससी का मटेरियल नहीं, उसे जितनी जल्दी हो सके इस फील्ड को छोड़ देना चाहिए। या अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, शुरू में एडमिशन हुआ नहीं हुआ, 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, अब स्टूडेंट फिर भी आकर टीचर से कह रहा है मैं तो कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं, मैं तो कुछ इसमें सोच ही नहीं पा रही हूं। अब कड़वी सच्चाई तो ये है कि टीचर को उससे कह देना चाहिए कि आप छोड़ दें क्लास। लेकिन हमें फिर भी ये लगता है कि शायद बच्चा 2-3 महीने बाद इसको और भी डेवलप कर ले, तो ऐसा ना हो कि एक बच्चा इस फील्ड से निकल जाए। तो हम उस वजह से हमेशा चाहते हैं कि आपको मोटिवेट करें, पर आपकी भी ड्यूटी बनती है कि क्लासेस के साथ साथ आप उस पॉइंट ऑफ व्यू को डेवलप करते चले। आप क्या सोचते हैं उन चीजों के बारे में, और लेकिन सोच सही, गलत सोच पे जिद्दी बन के अड़ियल टट्टू की तरह बिहेव मत कीजिए क्लास के अंदर। जैसे मैंने बताया ना वो केस लड़का, नहीं लड़कियों को छेड़ा नहीं जाता, तो वो वैसा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहिए मुझे क्लास में आपका, वो बेमतलब का, वो निगेटिव, उल जुलूल, उल्टा सीधा बकवास सा कोई पॉइंट ऑफ व्यू, ढंग का पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या सोचते हैं आप। अब ये नहीं कि बोला हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो रहा है, मुसलमानों को निकाल दो कि हिंदू को निकाल दो, ये मैं पॉइंट ऑफ व्यू सुनने ही नहीं बैठी क्लास के अंदर, बकवास मुझे सुननी ही नहीं है कोई। आप जैसे ही कोई उल जुलूल बात करेंगे मैं तुरंत आपको टोक दूंगी, ज्यादा बोलेंगे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। आप जो बोलिए ढंग से बोलिए, क्योंकि हमारा ये जो पेपर है सब भाषाओं, धर्मों, राज्यों से रंगा हुआ पेपर है, और मैं कतई नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई भी किसी की इंसल्ट करे या किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए। तो जब भी बात कीजिएगा इस क्लासरूम के अंदर सोच समझकर कीजिएगा। जाइए पहले अपना ब्रेकफास्ट कराइए, ठीक है, चलिए, थैंक यू।